कल हम लोगों ने जो है जो रिजर्वेशन के रूल्स हैं, देखिए दो दो क्वेश्चंस हैं आपके आते हैं। व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजंस फॉर वेरियस क्लासेस। उसमें फिर आपको आर्टिकल 15 और 16 दोनों डील करना होगा। स्पेशल प्रोविजंस में विमेन एंड चिल्ड्रन में 15(3) में और 15(4) में आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस प्लस SC एंड ST। तो ये आपका इन एवरी फील्ड कोई भी स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट का स्टेट कर सकता है। और फिर 16(4) आपका रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो केवल आपका आर्टिकल 16 आएगा। इसका ध्यान रखना है आपको जब भी आंसरिंग करनी है। तो कल हम लोगों ने सारा स्पेशल प्रोविजंस क्या है और क्या रूल्स है, क्या प्रोविजंस हैं, तो पूरा डील डिस्कस किया था आपका। इसमें कि आर्टिकल 16(4) सबसे इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल 16(4) जो है आपका दैट इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 क्लॉज 1। अनुच्छेद 16(4) जो है अनुच्छेद 14 और 16(1) का अपवाद नहीं है। 16(1) में लिखा हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और 16(4) में आपका है स्पेशल प्रोविजंस। तो ये एक्सेप्शन नहीं है। 16(1) इज इटसेल्फ सफिशिएंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। तो 16(4) एक इंस्टांस है, एक सप्लीमेंट है। अब आइए आर्टिकल 16(4) क्लॉज ए। आर्टिकल 16(4) क्लॉज ए, कैपिटल ए। देखिए इन इंदिरा साहनी केस, the Honorable Supreme Court has held that there cannot be reservations in promotions। इंदिरा साहनी केस ने कहा था कि प्रमोशंस में रिजर्वेशंस नहीं रहेगा। तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, जो जजमेंट आपका इंदिरा साहनी केस का, उसको नलिफाई करने के लिए, उसको शून्य करने के लिए ये आपका आर्टिकल 16(4) क्लॉज ए इसमें जोड़ा गया। देखिए अमेंडमेंट 77th अमेंडमेंट से आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्लॉज कैपिटल ए जोड़ा गया। देखिए बाय विच promotions was allowed for SC and ST। देखिए सेकेंड, then again an amendment was made by 85th Amendment Act 2001। 85th Amendment Act 2001 50 संशोधन अधिनियम, in which consequential seniority was also added with promotions for SC and ST। कहने का मतलब यह है कि इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने कहा कि सर्विस में आने तक रिजर्वेशन तो ठीक है, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा।
इसको रद्द कर दिया। इस अमेंडमेंट से पहला अमेंडमेंट पास किया 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995, जिसमें कहा गया कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन रहेगा फॉर SC एंड ST। उसके बाद फिर अमेंडमेंट उसी में किया गया 85th, जिसमें लिखा गया कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी मिलेगी टू SC एंड ST। तो दो बातें आपकी हैं, रिजर्वेशन प्रमोशन एंड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। ये आर्टिकल 16(4) क्लॉज ए में जोड़ा गया, जिसको कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं दिया जाएगा। अब ये अलाउड है ये। अब आइए 16(4) क्लॉज बी। सिक्सटीन 4 clause B. This was added by 81st Amendment Act 2000। जो 81st Amendment Act था 2000 का, उसके द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 16 clause 4 clause B। देखिए, इंदिरा साहनी केस ने एक इशू और आया था कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, इंदिरा साहनी केस ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल इज कॉन्स्टिट्यूशनल। कैरी फॉरवर्ड रूल सही है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड रूल को अपनाने के बाद भी रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन इस अमेंडमेंट ने पास किया 16 clause 4 clause B में कि अगर कैरी फॉरवर्ड रूल का नियम अपनाकर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा भी अगर जाता है तो भी वह मान्य होगा, तो भी वह संवैधानिक होगा। ये आपका तो 16 clause 4 clause B जो आपका है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कैरी फॉरवर्ड रूल। और कैरी फॉरवर्ड रूल का नियम अपनाने के बाद अगर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा जाता है तो उसको भी सही माना जाएगा। एंड फॉर ऑल बैकवर्ड क्लासेस 16(4) क्लॉज बी में। तो इसमें भी जो इंदिरा साहनी केस का नियम था सुप्रीम कोर्ट का कि कैरी फॉरवर्ड रूल नियम तो ठीक है, लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड रूल का नियम अपनाकर रिजर्वेशन 50% से आगे निकल जाता है तो वह नहीं मानेगा। कैरी फॉरवर्ड रूल ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन 50% से कम होना चाहिए। लेकिन इस अमेंडमेंट से 16(4) क्लॉज बी जोड़ा गया संविधान में, और ये कहा गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल अपनाकर अगर आरक्षण 50% क्रॉस भी करता है तो भी वह सही माना जाएगा। तो 16 clause 4 clause A एंड 16(4) clause B, ये दोनों आर्टिकल संविधान में जोड़े गए अमेंडमेंट द्वारा। 16(4) क्लॉज जोड़ा गया 77th अमेंडमेंट और उसके बाद फिर 85th अमेंडमेंट, और 16(4) क्लॉज B वॉज एडेड बाय 81st अमेंडमेंट। ये दोनों जोड़े क्यों गए? इंदिरा साहनी केस, मंडल कमीशन जब आया था देश में आपको, उसके बाद वो चैलेंज हुआ था। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद में ये मुकदमा चैलेंज हुआ था, जिसमें कि रिजर्वेशन के रूल्स तय कर दिए गए। 9 जजेस बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की 9 जजेस बेंच थी इंदिरा साहनी केस में, इसलिए कि आरक्षण संबंधित सारे नियम तय कर दिए। और इंदिरा साहनी केस का लॉ ही आज की तारीख में देश में लागू है रिजर्वेशन संबंधित। और ये फिर प्रोविजंस जो मैंने कल लिखा है और आज लिखा है आपके। तो इंदिरा साहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा,
उसको नलीफाई कर दिया, उसको शून्य करके 16(4)(a) जोड़ दिया गया कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन रहेगा SC/ST के लिए। और फिर अमेंडमेंट किया कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी मिलेगी। 16(4)(b) आपका इंदिरा साहनी केस ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल सही है, लेकिन अगर आरक्षण 50% को क्रॉस करेगा कैरी फॉरवर्ड रूल से तो वो नहीं माना जाएगा, 50% तक ही ठीक है। ये दो चीजें आपकी क्लियर है। अब आपको बताना यह है कि देखिए एक चीज ध्यान रखना आपको, आर्टिकल 16(4) क्लॉज ए और 16(4) क्लॉज बी। 16(4) क्लॉज ए केवल SC/ST के लिए है, उसमें बैकवर्ड क्लासेस का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। दैट मीन्स रिजर्वेशन से प्रमोशंस केवल SC/ST को है, OBC कैटेगरी को नहीं है। तो सवाल एक बार आया था, 16(4)(a) SC/ST के लिए है और 16(4) क्लॉज बी बैकवर्ड क्लास के लिए है। तो बैकवर्ड क्लास मैंने कल ही बताया था आपको, SC आता है, ST आता है और इसके अलावा भी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है OBC है वो भी आता है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल का जो नियम है 16(4)(b) का, वो SC, ST और OBC तीनों को लागू होगा। मतलब अगर कैरी फॉरवर्ड रूल अपनाकर आरक्षण 50% क्रॉस करता है SC का भी, ST का भी, OBC का भी, तो वो मान्य होगा। लेकिन 16(4) क्लॉज ए में केवल SC/ST है। अब आपको दो चीजें बतानी है, लिखिए व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, जो 16(4)(a) में हम लोग बात कर रहे हैं, और 16(4)(b) में कैरी फॉरवर्ड रूल। व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड रूल? ये दो चीजें क्या हैं? बताइए। व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एंड व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड रूल? और को ढंग से देख लीजिए, 16(4)(a) में शेड्यूल्ड ट्राइब और SC की बात की गई है, SC एंड ST। लेकिन 16(4)(b) में आपका बैकवर्ड क्लास की बात की गई है। तो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का मतलब होता है, देखिए प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज की तारीख में PCS कैडर में है और प्रमोशन होना है IAS कैडर में, तो पहले तो कोर्ट ने कहा था प्रमोशंस में आरक्षण नहीं होगा। तो जो भी नियम कानून आपके हैं प्रमोशन के PCS से IAS में जाने के लिए, मानिए कि 10 साल सर्विस के बाद, 10 साल की सर्विस के बाद आप IAS कैटेगरी में प्रमोट होना है, नियम अगर ये है तो जिसकी भी 10 साल PCS की नौकरी हो जाएगी वो 10 साल के बाद IAS कैडर में प्रमोट हो जाएगा। लेकिन अब आरक्षण है IAS कैडर में प्रमोट होने के लिए, मानिए कि 10 सीटें हैं तो उसमें 3 सीटें आरक्षित हैं SC/ST के लिए। तो जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग 10 साल की सर्विस हो चुका है वो लोग IAS कैडर में प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन जो 3 सीटें रिजर्व्ड हैं वो SC/ST कैटेगरी को जाएगा। लेकिन SC/ST कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट ऐसा है कि 10 साल की सर्विस हो चुका है, मानिए कि उनकी सर्विस केवल 5 साल है, तो 3 SC/ST कैंडिडेट्स जिनकी नौकरी केवल 5 साल है वो प्रमोट होके IAS कैडर में चले जाएंगे। क्लियर है बात? लेकिन अगर सर्विस कैलकुलेट आप करेंगे, उनकी तो 5 साल ही तो सर्विस हो रखी है, तो जब IAS की लिस्ट बनेगी तो IAS की लिस्ट में सबसे नीचे होंगे SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट, क्योंकि बाकी लोगों की सर्विस 10 साल की हो चुकी है। लेकिन अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी
का प्रोविजन 16(4)A में कर दिया गया है। मतलब अगर पीसीएस कैडर से आईएएस कैडर में प्रमोट होंगे तो वो भी 10 साल की सीनियरिटी लेकर जाएंगे ऊपर, ताकि हमेशा लिस्ट में नीचे ना रहें जो भी रिजर्व कैटेगरी के लोग जाएंगे। तो कॉन्सिक्वेंस सीनियरिटी केवल आप कितना जान लेना है, आपको सिर्फ ये जान लेना है 16(4)A क्लॉज ए में कि एससी एससी के लिए प्रमोशंस है और एससी एसटी के लिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का भी प्रोविजन है। मतलब जितनी सीनियरिटी लेके आईएएस के लोग जाएंगे उतना ही सीनियरिटी रिजर्व कैटेगरी लोगों को भी मिल जाएगी। जैसे आई से प्रमोट होंगे सर्विस का 10 साल सर्विस उनको भी मान ली जाएगी। दैट इज कॉन्सिक्वेंस सीनियरिटी। और कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है जो 16(4)B क्लॉज में है, उसमें यह है कि अगर 1990 मानिए की वैकेंसी निकली एससी के लिए 10, लेकिन सूटेबल कैंडिडेट्स केवल 5 ही मिले, तो 5 सीटें जो बची वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, अगले साल की वैकेंसी में ऐड हो जाएंगी। तो इंदिरा साहनी केस ने कहा कि जो पुरानी वैकेंसी है रिजर्व कैटेगरी की वो आगे की वैकेंसी में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस वैकेंसी को कैरी करके आगे ले जा सकते हैं, वो सही है। लेकिन मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड करते करते रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा हो जा रहा है। मान लीजिए कि सन 2000 की सीटें 200 हैं तो 50% रिजर्व है, 100 आपकी हो गई। लेकिन पिछले वर्ष की कुछ सीटें जो नहीं भरी गई थी एससी एसटी की वो भी कैरी करके आगे आ गई, हमारे 20 सीटें वो हैं, तो अब रिजर्व कैटेगरी सीटें हो गई 120 और टोटल सीटें हो गई 220। तो 220 में 120 जो हो गया वो 50% से ज्यादा हो गया। तो इंदिरा साहनी केस ने कहा था कैरी फॉरवर्ड रूल तो नियम ठीक है लेकिन रिजर्वेशन तब भी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अमेंडमेंट से 16(4)B से ये कर दिया गया कि अगर कैरी फॉरवर्ड रूल का नियम पालन करके आरक्षण 50% भी क्रॉस करता है तो भी वो मान्य होगा। इसलिए आप देखते हैं कि केवल बैकलॉग की वैकेंसी आती हैं, कभी भी वैकेंसी आती है केवल रिजर्वेशन कैटेगरी की वैकेंसी रहेगी, 100 सीटें हैं, 100 की 100 सीटें रिजर्व कैटेगरी की हैं, तो सारी वो पिछला कैरी फॉरवर्ड होकर आई हैं। पिछले वर्षों में सीटें सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिले तो एक साथ उनकी वैकेंसी सब आ गई। तो अगर 16(4)B ना होता तो ये बैकलॉग वैकेंसीज आपकी नहीं हो पाती। तो आरक्षण के या जो भी स्पेशल प्रोविजंस के नियम मैंने लिखा है, कल आपको मैंने पूरा डिटेल लिखाया था 16(1) में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है और 16(4) की क्या शर्तें हैं और 16 क्लॉज 4 के साथ कैसे आर्टिकल 335 आएगा एफिशिएंसी को लेकर, फिर कैसे उसमें आर्टिकल 320 क्लॉज 4 शामिल होगा, उतना लिखेंगे आप। फिर 16(4) और 16(4)B की बात करेंगे, 16(4)A और 16(4)B की बात करेंगे। ये 16(4)A में 77 अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया, फिर 85th अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड किया गया और 16(4)B क्लॉज में क्या ऐड किया। तो ये आपके आरक्षण संबंधित प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहीं पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी कोई प्रोविजन है, देखिए जरा तो आर्टिकल 45, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 45 में है कुछ, तो आर्टिकल 45 का भी जिक्र करेंगे। आप कभी भी अगर स्पेशल प्रोविजन की बात आएगी या आरक्षण की बात आएगी तो आप लिखेंगे इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, भारत एक कल्याणकारी राज्य है जिसका कि आधार भारतीय संविधान का प्रियम्बल प्रस्तावना है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्व है। जिसमें कि
इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, न्याय, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तथा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये है। और सभी वर्गों के लिए विकास के लिए कार्य करेगा राज्य, जिसमें कि आर्टिकल 45 में भी है कि एससी एसटी के लिए भी विकास के लिए कार्य करेगा। 45 एंड 46। इसके बाद फिर आप लिखेंगे, ये जो आपने वेलफेयर स्टेट की बात कर दी, से प्रियम्बल का जिक्र किया और 46 का जिक्र किया, 40 ओनली 46 का आपने जिक्र किया, 45 नहीं, जिसमें कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल है, और स्टेट की ड्यूटी है कि वो एससी एसटी के और अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करे। इसके बाद फिर आप बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स में भी राइट टू इक्वालिटी का कंसेप्ट दिया हुआ है आर्टिकल 14 में, जिसमें कि हमारा कंसेप्ट यह है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड विद अनइक्वल लॉस। मतलब आर्टिकल 14 भी कहता है कि इक्वालिटी लाने के लिए आप अलग अलग परिस्थिति के लोगों के लिए अलग अलग नियम बना सकते हैं, और इसी सिद्धांत को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी कहा जाता है, सकारात्मक भेद नीति कहा जाता है। तो जो भी हमारी सोसाइटी में जो भी वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, जिनको कि स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी नहीं है, उसको देने के लिए फंडामेंटल राइट में भी प्रावधान है। आर्टिकल 14 का जिक्र किया आपने। फिर स्पेसिफिक प्रोविजंस दिया हुआ है 15(3) में, 15(4) में और 15(5) में। इसके अलावा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 16(4), 16(4)A और 16(4)B। तो इस स्टाइल से आपको आंसरिंग वहां करनी पड़ेगी। तो स्पेशल प्रोविजंस की बात आएगी तो आपको वेलफेयर स्टेट, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसके बाद आर्टिकल 14, 15 और 16, ये तीनों का जिक्र करना पड़ेगा। लेकिन राइट टू इक्वालिटी का सवाल अलग है, लेकिन स्पेशल प्रोविजंस में भी आर्टिकल 14 इन्वॉल्व है। और अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे रिजर्वेशन की बात आता है तो फिर वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, आर्टिकल 14 का जिक्र करेंगे और सीधे फिर आर्टिकल 16 में आ जाएंगे। तो 16 क्लॉज 1 का जिक्र किया आपने, 16 क्लॉज 2 का जिक्र किया, 16 क्लॉज 4, 4A एंड 16(4)B। तो ये आप सिस्टमेटिकली आंसरिंग करने से फिर मार्क्स आपको मिलते हैं। अब इसमें केस लॉ कौन सा यूज करेंगे, लिख लीजिए। जो लीडिंग केस लॉज हैं, लिखिए बालाजी केस, इन दिस the Honorable Supreme Court held that reservation cannot go beyond 50%. आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात इसमें लिखी, caste cannot only be the sole criteria for deciding a backward class। केवल जाति ही पिछड़ा वर्ग निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता। और तीसरा, जो परिभाषा 15(4) में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का प्रावधान है, 15(4) में जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का प्रावधान है,
वह बैकवर्ड क्लास और जो अनुच्छेद 16(4) में बैकवर्ड क्लास है, ये दोनों एक ही हैं। मतलब 15(4) में जो सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास की बात की जा रही है, दैट इज सेम क्लास विच इज गिवन इन आर्टिकल 16(4) बैकवर्ड क्लास। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट बातें बालाजी केस में कहीं। फिर आपका देवदासन केस। इन दिस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कैरी फॉरवर्ड रूल इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। कैरी फॉरवर्ड रूल जो आपका है, जो पिछले साल के बैकवर्ड सीटें को लेके आप आगे चले जाते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड नियम है, यह सही नहीं है। दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक। और तीसरा आपका एनएम थॉमस केस। इन एनएम थॉमस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 1, जिसमें इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 1 are sufficient to give special provisions or reservation to the backward class community of the society। मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान और सरकारी नौकरियों में आरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 14 और 16 एक ही पर्याप्त है। और अनुच्छेद 16(4) 16(1) का अपवाद नहीं है। 16(4) इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ 16(1), वह उसका एक इंस्टांस है, उसका एक उदाहरण है। अगर 16(4) नहीं भी रहता आरक्षण वाली बात, तो भी 16(1) सफिशिएंट था, क्योंकि लिखा उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और हमारे यहाँ नियम क्या है, अलग अलग परिस्थिति के लोगों के लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं। क्लियर है बात ये। फिर इसके बाद जो मेजर केस लॉ आपका आया, दैट इज इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज द लीडिंग केस 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण संबंधित सारे नियम कानून तय कर दिए। इसमें की इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहला, रिजर्वेशन कैन नॉट गो बियॉन्ड 50%, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। दूसरा, इन इंडिया कास्ट एंड क्लास आर सेम, हेंस कास्ट कैन बी द सोल क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन। इन इंडिया कास्ट एंड क्लास रन पैरेलल टू ईच अदर। हमारे यहाँ जाति और वर्ग समानांतर है, अतः आरक्षण का आधार केवल जाति हो सकता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लास, कास्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंदिरा साहनी केस में कहा है कि क्लास और कास्ट हमारे यहाँ पैरेलल है। जो हमारे यहाँ बैकवर्ड कास्ट है वही बैकवर्ड क्लास भी है। क्लास होता है आर्थिक आधार पर जो बैकवर्ड है, दैट इज क्लास। हालांकि इसमें समीक्षा की आवश्यकता है, लेकिन जो इसमें कोर्ट ने कहा। और तीसरा, कैरी फॉरवर्ड रूल इज कॉन्स्टिट्यूशनल। जो कैरी फॉरवर्ड नियम है वह संवैधानिक है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड रूल का नियम अपनाकर भी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगली बात करी कोर्ट ने कि देयर कैन नॉट बी रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, प्रमोशंस में आरक्षण नहीं होगा। ठीक।
तो ये मेजर बातें सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में कही। लेकिन इंदिरा साहनी केस ने ये भी कहा, अच्छा एक चीज और कही, देयर कैन बी क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड मोर बैकवर्ड क्लास। आरक्षित वर्ग मतलब पिछड़ा वर्ग और अधिक पिछड़ा वर्ग भी क्लासिफिकेशन सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोर्ट ने एक बात और कही कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट शुड बी अडॉप्टेड। आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। क्रीमी लेयर मीन्स द एलीट क्लास ऑफ द बैकवर्ड क्लास। जो पिछड़ा वर्ग का संभ्रांत वर्ग है वो एलीट वर्ग है, तो वो क्रीमी लेयर में जो आएंगे उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके लिए जस्टिस दास कमेटी बनी थी क्रीमी लेयर की, और उसने सिफारिश किया कि बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा, लेकिन एससी एसटी पर सिद्धांत ये लागू नहीं होगा। और क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया वो सरकार तय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, स्टेट गवर्नमेंट्स का अलग है। मतलब किसको क्रीमी लेयर में माना जाएगा। तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट केवल ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए नहीं है, और राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपना अलग अलग तय करेंगे किसको वो क्रीमी लेयर में लाना चाहते हैं। तो ये आपका, और द डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास गिवन इन 15(4) और 16(4) आर डिफरेंट। इंदिरा साहनी केस ने यह भी कहा कि 15(4) और 16(4) में जो परिभाषा दे रखी है बैकवर्ड क्लास की वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है। अर्थात 15(4) के लिए आवश्यक है कि कोई क्लास अगर बैकवर्ड, वही क्लास होगी जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होगी। तो कोई क्लास हमारी सोशली फॉरवर्ड है लेकिन एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो वो 15(4) की डेफिनेशन में नहीं आ पाएगी। दोनों कंडीशंस हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर 16(4) की बात आएगी तो अगर कोई क्लास कितनी भी आगे हो लेकिन अगर सोशली बैकवर्ड है तो भी वह बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास गिवन इन 15(4) एंड 16(4) आर डिफरेंट। तो ये आपके केस लॉज हैं, बालाजी केस, देवदासन केस, एनएम थॉमस केस, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस ने बालाजी केस की कुछ बातें मान ली और कुछ को नकार दिया। फिर इंदिरा साहनी केस के बाद आप क्रीमी लेयर की बात कर देंगे थोड़ी सी, और उसके बाद फिर 16(4) क्लॉज ए, 16(4) क्लॉज बी। इंदिरा साहनी केस में जो निर्णय दिए गए प्रमोशन वाला, उसको नलीफाई करने के लिए 16(4) ए डाला गया, और कैरी फॉरवर्ड रूल में 50% से भी आरक्षण आगे बढ़ सकता है, उसमें 16(4) बी डाला गया। तब जाके आपका आरक्षण का पूरा आंसर सिस्टमेटिकली वेलफेयर स्टेट से स्टार्ट करेंगे, प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 14, 16 स्पेशल प्रोविजंस की बात करेंगे, फिर केस लॉ पर आएंगे, फिर इंदिरा साहनी केस पर आएंगे, फिर 16(4) ए, 16(4) बी पर आएंगे। तब जाके एक आपका ऐसा आंसर तैयार होगा जिसमें 5-6 लीडिंग केसेस का जिक्र कर रखा है हमने, और सारे प्रोविजन सारे एंगल से, प्रीएम्बल भी, आर्टिकल 46 भी, आर्टिकल 14 भी, 16 क्लॉज 1 भी, 16(4) भी, 335 भी, 320 क्लॉज 4 भी। तब लगेगा कि हाँ कैंडिडेट ने सारा चीज ढंग से पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अंडरस्टूड, और फिर आपका एक फ्लो में आंसर तैयार होगा। एक और लिख लीजिए, द अमेंडमेंट्स फॉर 16(4) and 16(4) B were challenged in the M नागराज केस। एम नागराज केस में 77th, 85th और जो आपके अमेंडमेंट्स हैं इनको चैलेंज किया गया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अमेंडमेंट्स संवैधानिक हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल। बस इतनी बात आपको और लिख देनी है।
तो अब जरा सवाल लिखिए एक तो, व्हाट इज द रैशनल ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी given in our constitution? Discuss it in the light of constitutional principles, constitutional provisions, and leading cases of Supreme Court. हिंदी में लिखिए, सकारात्मक भेद नीति का हमारे देश में क्या औचित्य है? संवैधानिक सिद्धांत, संवैधानिक प्रावधान और प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर चर्चा करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिएगा, सारे डिटेल सारा चीज लेकर। दूसरा सवाल, आर्टिकल 14 एंड 16 क्लॉज 1 are sufficient to provide special provisions and reservation in public employment. Comment mentioning the special provisions provided for women, children and backward classes in our country. अनुच्छेद 14 और 16(1) अनुच्छेद 14 और 16(1) विशेष प्रावधान और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए पर्याप्त है। इस कथन पर टिप्पणी करते हुए महिलाओं, बच्चों और पिछड़ा वर्गों के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान, इस पर चर्चा करिए। और लास्ट लिखिए आप, डिस्कस द स्पेशल प्रोविजंस and rules of reservation for backward classes given in our constitution. Citing the leading cases. और last, discuss the rules of reservation in public employment. लिखिए, discuss the principle and rules of reservation in public employment in light of the constitutional provisions and leading cases of the Honorable Supreme Court. सार्वजनिक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के क्या सिद्धांत और प्रावधान हैं? सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर चर्चा करिए। इतने एंगल से सवाल हैं, बस केवल आप पॉइंट वाइज लिख लेंगे। ये प्रश्न आएगा हमको तो ये पॉइंट इसमें लिखना है, ये आर्टिकल्स लिखने हैं, ये केस लॉ लिखना है, ऐसा करके इस फ्लो में लिखना है। बेसिकली फ्लो इज मोर इम्पॉर्टेंट। फ्लो में लिखेंगे तभी आपके सारे आर्टिकल्स आ पाएंगे, सारे केस लॉज आ पाएंगे। 50 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स में ख्याल से 2 आते हैं, 10 मार्क्स के 2 आते हैं कंपलसरी जो है। तो 15 में अगर आपको 10-11 मिल गया तब भी आपके लिए सफिशिएंट है।
तो टारगेट है लॉ पेपर 2 में 150 प्लस, और लॉ 1 लॉ 3 में जितना मैक्सिमम बाकी लोगों से आप लीड ले सकें। तो ये आपका राइट टू इक्वालिटी का है। और आर्टिकल फिर 17 और 18 है। आर्टिकल 17 18 में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आर्टिकल 17 क्या है, अनटचेबिलिटी को लेकर है, और आर्टिकल 18 जो है टाइटल्स को लेकर है। स्टेट कोई टाइटल्स नहीं देगा आर्टिकल 18 में, और ना ही कोई नागरिक किसी दूसरे देश से टाइटल्स लेगा, वो 18 में आपका है। तो केवल आपको बेयर एक्ट देखना क्या एग्जैक्टली उसमें है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी उसके लिए, लेकिन क्या हुआ है आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 अपने आप में एनफोर्स नहीं होता है। आर्टिकल 17 को एनफोर्स करने के लिए अलग से एक स्टैट्यूट चाहिए, लॉ चाहिए। तो आर्टिकल 17 को लागू कराने के लिए पहले अनटचेबिलिटी एक्ट था, अब उसका नाम चेंज क्या कर दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। कब का है, 19, कोई बताएगा? अनटचेबिलिटी एक्ट कब का है? आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को लेकर है, दैट इज इलीगल। उसको एनफोर्स करने के लिए आपको अलग से स्टैट्यूट चाहिए अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन्स। तो अनटचेबिलिटी एक्ट हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल एंड प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। किस कौन सा ईयर है इसको चेक कर लीजिएगा। आर्टिकल 17 एक ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल 17 आर्टिकल 15(2), हाँ 955, गलत आंसरिंग नहीं करना है। प्रोटेक्शन ऑफ, हाँ प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स 1955, जो पहले था अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, उसी को ही उसका नाम चेंज कर दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिविल राइट 1955। तो आर्टिकल 17 में जो है राइट आपका, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लागू करने के लिए अलग से स्टैट्यूट बनाया गया है। आप देखिए सिलेबस में भी है, IAS PCS वगैरह के सिलेबस में भी है। आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी एनफोर्स किए जा सकते हैं। वैसे क्या है, फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल 15(2), 17, अनुच्छेद 23, 24, ये प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो ही कैन बी टेकन टू टास्क, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी इस एक्ट के तहत। बस ये कि एक्शन लेने के लिए प्राइवेट पर्सन के लिए अलग से स्टैट्यूट चाहिए। तो ये आपका राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से 18 तक। इसमें कि आपको 14, 15, 16 डिटेल डिस्कस करना है, 17, 18 ने केवल जिक्र कर देना है कि इसमें ये है। इसमें कहीं फुल क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रीलिम्स से मैक्सिमम आ सकता है किस आर्टिकल में क्या है। तो ये हम लोग का टॉपिक आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी हुआ। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, 19, 20, 21, 22। राइट टू फ्रीडम आपका जो है आर्टिकल 19 से 22 तक है। फंडामेंटल फ्रीडम्स आर्टिकल 19 में है। दो टाइप के सवाल इसमें भी आते हैं। डिस्कस राइट टू फ्रीडम एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में जो राइट टू फ्रीडम का प्रावधान है उस पर चर्चा करिए। तो आप 19 से 22 का जिक्र करेंगे। एंड डिस्कस द फंडामेंटल फ्रीडम्स, तो आर्टिकल 19 की बात होगी, 19(1) की। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होगी तो आर्टिकल 19(1)(a) की बात होगी। तो अब हम लोग आगे जो क्लास चलेगी आपकी, पहले हम लोग CRPC स्टार्ट करेंगे, जो आपका इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट बचा हुआ है, इसमें कि सर्च वारंट्स, स्टेटमेंट्स और जो अदर एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो खत्म करेंगे। और फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स थोड़ा टाइम लगना है, बाकी फिर चीजें आपके फास्ट हो जाएंगी।
पूछना है किसी को कुछ? तो क्लास टाइमिंग आपका 7:30 रहेगा, 7:30 आप लोग आइए। और कोर्स की चिंता नहीं करिए, कोर्स आपका आपके एग्जामिनेशन से बहुत पहले टाइमली खत्म हो जाएगा। आप क्लास से कितना बेनिफिट होते हैं उस पर जोर लगाइए। अगर क्लास करके आपने 10 मार्क्स भी अपना बढ़ा लिया क्लास की वजह से, देन द पर्पस ऑफ क्लास इज फुलफिल्ड। कोर्स खत्म करने का इशू नहीं है, कोर्स खत्म हो जाएगा तो जितना मार्क्स आप अपने आप पढ़ के पाते उतना ही मार्क्स क्लास करने के बाद ही पा रहे हैं, तो नो यूज ऑफ क्लास। तो क्लास से आपको 10 मार्क्स भी बढ़ जा रहा है आपकी मेहनत के आगे, वही 10 मार्क्स मैं कह रहा आपको जो ऊपर के मार्क्स होते हैं सिलेक्शन उसी से मिलता है। इसलिए कोर्स चिंता मत करिए, जितने टॉपिक्स जितने क्वेश्चंस जितने ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए, अगर आपके हर जितना हम लोग डिटेल डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन उसमें एक भी सवाल आ गया, सीआरपीसी में एक भी सवाल आ गया, तो आप हर एक में 5-5 मार्क्स बाकी लोगों से ज़्यादा पा जाएंगे। और जब अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो जनरल तैयारी क्या तो आप सफिशिएंट आपके पास है। जनरल मार्क्स पढ़ने के लिए तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही किताब उठाइए पढ़िए, आपको सब बात समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए, जब एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए करना है कुछ, तो हम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। तो जो आप सेल्फ स्टडी में काम करते हैं वही हम भी क्लास में काम करें, तो नो पर्पज ऑफ द क्लास। क्लास का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपके मार्क्स बढ़ाएं। देयर शुड बी सम वैल्यू एडिशन इन योर एफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग द आंसर्स। तो जो क्वेश्चंस क्लास में बताए जाते हैं एटलीस्ट उसका फ्रेम आप बना लिया करिए कि हाँ इस फ्रेम पर हम आंसरिंग करेंगे। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। 7:30